हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की सीरीज में आज हम लोग सीखेंगे कि डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस। फिर उसके बाद हमारे कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने एटॉमिक मॉडल्स दिया, उनका क्या अजम्पशन था, उनका क्या मानना था और क्यों वो फेल हुआ, सब चीज देखेंगे। बेसिक्स चल रहा है तो उसी ही लेवल पे देखेंगे, बाकी एडवांस लेवल 11th और 12th में देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हम अभी तक ये जानते हैं कि मैटर जो होता है वो पार्टिकल से मिलकर बनता है, ठीक है। मैटर को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, ऐसे हम लोग कट करते जाएंगे तो ऐसा भी एक टाइम आएगा जब हम कहेंगे कि भैया ये फर्दर कट नहीं हो सकता, फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि पार्टिकल है, ठीक। पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर आयंस भी हो सकता है। तो हम लोगों ने कहा कि भैया एटम हो सकता है। जॉन डेल्टा जी ने कहा, मतलब हम लोग तो क्या ही कहेंगे, हम लोग तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो जॉन डेल्टन जी ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि जो एटम है इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर कट नहीं कर सकते, यही स्मॉलेस्ट एंटिटी है किसी भी मैटर की। तो हम लोग जो भी बने हैं सब लोग एटम से मिलके बने हैं, आप हो हम हो, ठीक, कुछ भी हो, मैटर सराउंडिंग में जितना भी हम लोग जो भी मैटर देख रहे हैं सब चीज एटम से मिलके बना है और उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। इनको नोबेल पुरस्कार मिला, इन्होंने कहा फिर समय बीतता गया, समय बीतता गया और लोगों ने देखा कि भैया हम लोग यार एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। उनको हम कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक क्यों? क्योंकि हम एटम के अंदर अब घुस चुके हैं, ठीक। तो हमने देखा कि भैया एटम भी फर्दर डिवाइड हो सकता है और वो बना किससे है? मेनली तीन, मतलब उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो होता है पहला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो अब ये खोजा कैसे गया, तो अब उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि भैया देखेंगे कि एक बाय वन की इलेक्ट्रॉन को कैसे खोजा गया, कैसे क्या हुआ, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सर जे थॉमसन ने किया था। तो जे थॉमसन चाचा आए, कहे कि भैया चलो हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कुछ करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट इन्होंने कुछ सेटअप वेटअप किया कि आओ देखते हैं कैसे। तो इन्होंने क्या किया, एक लिया ग्लास का ट्यूब, ठीक। क्या लिया है? ये लिया है ग्लास का ट्यूब, शीशे का नहीं, ऐसे ट्यूब जैसा है, कांच का बॉटल टाइप समझिए कि ये इन्होंने लिया। इस पे क्या किया है, यहां पे एक गैस प्रेजेंट है, ठीक है। गैस प्रेजेंट है, कौन सी है, कैसे है, वो सब बात हम करेंगे क्लास 11th में। इसका जैसे क्या है कि ग्लास का ट्यूब एकदम अंदर से सील पैक है एकदम, ठीक। इसमें क्या है, इसके अंदर टेम्परे नहीं, प्रेशर जो है बहुत लो है। प्रेशर क्या है? बहुत लो है। प्रेशर इज वेरी लो। प्रेशर लो क्यों है? इसलिए लो होता है, बेसिक्स में तो ठीक है नहीं बताते हैं, बट हाँ बता देते हैं कि बेस लो इसलिए होता है ना, ताकि जो इसके गैस हैं और जो कैथोड से जो अभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो फ्रीली जो है स्पीड से एकदम मूव कर पाए एनोड में। अगर हम प्रेशर हाई रख देंगे ना, तो जो गैस के यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स हैं वो क्या करेंगे, जल्दी जल्दी मूव करेंगे अगर हाई प्रेशर रख देंगे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना वो तेजी से मूव नहीं कर पाएगा, उसको एक ना मीन फ्री पाथ जो है तेजी से नहीं मिलता, बस इतना समझो, बहुत ज्यादा नहीं। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लगाते हैं एक कैथोड। क्या लगाते हैं? कैथोड। कैथोड सर क्या होता है? कैथोड ये समझो कि भैया एक प्लेट होती है मेटल की, ठीक। क्या होती है? मेटल की होती है प्लेट। इसको हम कर देते हैं इधर बैटरी से कनेक्टेड, ठीक। ये होता है भैया हमारा एनोड। क्या होता है ये? एनोड। तो एनोड भी क्या होता है, एक मेटल प्लेट होती है और इसको भी हम कर देते हैं बैटरी के दूसरे टर्मिनल से, यहां से ऐसे कनेक्टेड कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा हो गया सर कैथोड। तो इसको हम लिख देते हैं कि ये हमारा है कैथोड और ये है हमारा सर एनोड। आए एनोड लिख दिया। अब कैथोड और एनोड, इसमें टर्मिनल्स क्या है वो हमको सर याद रखना है कि कैथोड जो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, ठीक। बैटरी के यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा और एनोड जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे हम लिखा देते हैं ऐसे, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अब
बैटरी से कनेक्टेड है। इन्होंने क्या किया, ऐसा कुछ सेटअप लगाया, गैस वैस भर दिया है बढ़िया, प्रेशर को लो रखा है और बैटरी से कैथोड और एनोड की प्लेट को आपस में ऐसे आमने सामने कनेक्ट कर दिया है। ठीक, अब क्या हुआ, इन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया, क्योंकि बैटरी है तो बैटरी के बीच में वोल्टेज होगा, तो बैटरी को वोल्टेज बढ़ाया 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 बढ़ाया, तो उन्होंने ये देखा कि बहुत हाई वोल्टेज पे कुछ निकल रहा है। हाई वोल्टेज पे क्या हो रहा है, कुछ निकल रहा है, कैथोड से कुछ रेज जाती हुई दिख रही हैं। ठीक, तो ऐसे कुछ जा रहा है, ऐसे ऐसे साए साए साए, तो ऐसा कुछ रेज जाती हुई दिख रही है। वोल्टेज इन्होंने क्या लिया है, हाई वोल्टेज, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज हमारा क्या है, हाई है। ठीक, हाई वोल्टेज लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास होता है। ठीक, 10,000 वोल्ट के आसपास इन्होंने रखा। इन्होंने देखा बहुत हाई वोल्टेज है, लो प्रेशर है, कैथोड से कुछ रेज निकल रही हैं। अच्छा, इनको मतलब ऑब्जर्व कैसे हुआ, बैट के अंदर तो दिख तो रहा नहीं होगा, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे एनोड प्लेट है ऐसे, कैथोड प्लेट है ऐसे। ठीक, एनोड प्लेट के जस्ट पीछे यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कुछ कोटिंग कर दी है। कोटिंग मतलब कुछ उसकी ना पुताई रंगाई कर दी है यहाँ पे, ताकि कुछ भी अगर हो, कुछ भी हलचल हो ट्यूब के अंदर, ये हमारा क्या है, सीआरटी है, कैथोड रे ट्यूब, लिख देते हैं सीआरटी। ठीक, क्या है, कैथोड रे ट्यूब के भी अंदर एक्सपेरिमेंट सब चल रहा है। इन्होंने जहां से रेज निकल रही हैं उसके अपोजिट साइड लगा दिया है कुछ कोटिंग, कुछ पुताई उताई कर दी है। अब पुताई किसकी की है, ये होता है हमारा भैया जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, तो ये भी याद रखना है। हाँ सर, ठीक है, जिंक सल्फाइड होता है और ये ग्रीन कलर का चमकने लगता है। तो जैसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, माँ मेरी गलत शक्तियों का इस्तेमाल हो रहा है, नहीं शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे ही रेज गई, इस पे कुछ चमकता हुआ दिखा, ओ माय गॉड, कुछ चमकीला दिख रहा है रे। तो थॉमसन ने कहा, अरे ओ बुढ़वा, कुछ चमका था रे, क्या करिए अब का। तो कहा गया कि भैया, क्योंकि ये कैथोड प्लेट से निकल रहा था, जिसको इन्होंने नाम क्या दिया है, कैथोड रेज। कैथोड, रुक जाओ मार्कर बदल देते हैं, और इन्होंने क्या नाम दिया है, कैथोड रेज। ठीक, क्योंकि ये कैथोड प्लेट से निकल रहा है सर। इतनी बात हमको सर समझ आ गई है। अब कैथोड रेज से प्लेट निकल रहा है, यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे चमकता हुआ दिख रहा है। अच्छा, चमक किसका रहा है, लगभग ग्रीन कलर का चमकता है। ठीक है, हरे कलर का चमक एकदम आ रही। अरे भैया, आंखें जो है चौंधिया गई। तो उन्होंने कहा कि देखिए, फिर इसके बाद उन्होंने अपनी मतलब जो भी चमका स्टडी की, उसके बाद मतलब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो फिर आगे ऐसे कुछ इन्होंने तो ऐसे नाम कुछ और दिया था, फिर आगे जे थॉमसन जी ने फिर इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक, मतलब इन्होंने जो है कॉर्पुसल्स कुछ ऐसे करके नाम दिया था, फिर इलेक्ट्रॉन का नाम तो किसी और ने दिया है। तो फिर वहां से हमको पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है और इसका कुछ मास होता है। तो इसका यहां से मतलब पता चल गया भैया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चाचा आ गए हैं। अरे भैया, इलेक्ट्रॉन भैया आ रहे हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए, इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो फिर एक्सपेरिमेंट मतलब परफॉर्म हुआ, फिर वहां पे और स्टडी की गई, तो हमको ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का जो हमारा मास होता है वो या होता है 1 पॉइंट नहीं, मास जो होता है 9.1, ठीक, इंटू 10⁻⁻31 kg। सोच लीजिए कि भैया इतना बड़ा मास होता है, 9.1 10⁻31 kg है। मतलब हम 9.1 को अगर 10⁻31 से डिवाइड कर दें, 10⁻31, उतना भारी मास है। सोच लो भैया, बहुत भारी है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि इतना भारी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहां तक थी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। इसका चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, कहां लिख दें,
तो इलेक्ट्रॉन का भैया चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। और उसका वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव में होती है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं ये ऐसे। तो हमको ये ध्यान रखना है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है और मास जो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है। तो बहुत ही 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 बहुत छोटा होता है भैया। तो इसको कर लो नोट, जे थॉमसन जी ने दिया था। फिर आगे बहुत सी कहानियां हुई हैं कि क्या कैसे हुआ है, हम लोग 11th में सीखेंगे, बस इतना समझ लो भैया, ठीक है। नोट कर लो। फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी, नहीं प्रोटॉन नहीं, कुछ और है वो बताते हैं आगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ। एक्चुअली में क्या हुआ था कि एक साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, ठीक है। तो अर्नेस्ट गोल्डस्टीन साहब ने क्या किया कि जैसे जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक, कैथोड से रेज निकाल के, अब उन्होंने कुछ चेंज किया। उन्होंने क्या चेंज किया कि जो कैथोड था ना, तो कैथोड में क्या किया, यहाँ पे छेद कर दिया, छेद 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 छेद। तो इन्होंने क्या किया है, छेद कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन वगैरह यहां से जा रहा था। एक्सपेरिमेंट सब सेम है, हाई वोल्टेज है, लो प्रेशर है, इसके अंदर गैस है, ठीक। कैथोड जो है हमारा नेगेटिव से कनेक्टेड है, एनोड जो है हमारा पॉजिटिव से कनेक्टेड है। यहाँ पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगी हुई है, सब चीज सेम। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो कैथोड है, कैथोड पे हमारे छेद हो गया है। इसको हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड। कौन सा कैथोड? परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है छेद वाला, परफोरेटेड, ठीक है। हाँ भैया, परफोरेटेड कैथोड। अब ये परफोरेटेड कैथोड कैथोड है, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन साहब ने, भैया हम जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं छेद वाले कैथोड के साथ, तो मतलब ये जिंक सल्फाइड तो पूरे स्क्रीन पे, मतलब पूरे ये जो ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब है, पूरे उसके इंटरनल सरफेस पे सब जगह लगाई हुई थी। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे जब जिंक सल्फाइड लगाई, ठीक है, ठीक, जिंक सल्फाइड की यहाँ पे जब स्क्रीन लगाई, पुताई की, तो यहाँ पे तो ग्रीन ग्लो आ रहा था, यहाँ पे कुछ लाल लाल सा चमकता हुआ दिखा। रहे यार, दिमाग चकरा गया। अरे भैया, अरे हमने कैथोड पे छेद किया तो यहाँ पे लाल आ रहा है, छेद नहीं कर रहे हैं तो यार कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ उधर ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी रेड ग्लो दिखा। क्या दिखा? रेड ग्लो, चमकता हुआ लाल लाल कुछ दिखा। तब इनको मतलब से बढ़िया ऑब्जर्व किया, कहा कि अच्छा तो ये बात है। इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ जैसे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो जो है राइट साइड में जा रहा है इधर, और कुछ पॉजिटिव पार्टिकल, उन्होंने प्रोटॉन नहीं बोला, ठीक, नहीं उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की है, प्रोटॉन की डिस्कवरी तो किसी और ने की है, ठीक है। तो ये गोल्डस्टीन साहब ने देखा कि जो पॉजिटिव पार्टिकल, पॉजिटिव कुछ कुछ पॉजिटिव चीज है जो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट हुआ, इसलिए उस पे जो उसका जो क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड के पहले जो साइन, उसका मतलब साइन जो है नेगेटिव है, और पॉजिटिव कोई चीज है तभी वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो कोई पॉजिटिव चीज, पॉजिटिव यहां बड़ा सा बना देते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ये जो है ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये इधर आ रहा है, ठीक है। इसमें एक्चुअली में देखो क्या होता है, ये हम लोग 11th में सीखते हैं। इसमें क्या होता है कि गैस जो प्रेजेंट है, तो हाई वोल्टेज और लो प्रेशर में क्या होता है, जो गैस होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, ठीक। तो अपना इलेक्ट्रॉन तो छोड़ देता है, और जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन की बीम निकल रही थी वो दोनों कंबाइन होके जो है जाते हैं शाह शाह शाह, ठीक, वहां पे टकराते हैं। और जो गैस के आयंस बने थे पॉजिटिव, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो गैस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, जो भी गैस का आयन होगा वो पॉजिटिव चार्ज उस पे होगा। तो वही गैस का आयन जो पॉजिटिव चार्ज होता है वही हमारा पीछे की तरफ आता है और यहाँ पे रेड ग्लो शो करता है। तो बेसिक सी ये कहानी है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि पॉजिटिव पार्टिकल भी कुछ होता है, इन्होंने प्रोटॉन नहीं बोला है, ठीक।
तो आई होप यहां तक समझ गए, सेटअप बस सेम है, कैथोड हमारा छेद वाला है। ठीक, तो यहां भैया नोट कर लो, ये जो है अर्नेस्ट गोल्डस्टीन जी ने ऐसी ऐसी बातें की। फिर आगे मूव करते हैं। तो यहां तक हमारे इलेक्ट्रॉन की खोज हो चुकी है, एक पॉजिटिव पार्टिकल की खोज हो चुकी है, और पॉजिटिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, उसकी खोज हो चुकी है। और इतना यह भी पता है कि एटम जो है हमारा न्यूट्रल होता है, क्योंकि ये जॉन डाल्टन जी ने पहले ही बता दिया था। अब जे थॉमसन जी के दिमाग में कुछ कुछ चल रहा था कि यार एटम डिवाइड तो हो गया, इसके अंदर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल भी है, प्रोटॉन नहीं है, पॉजिटिव उन्होंने पार्टिकल मतलब बोला, पॉजिटिव कुछ पार्टिकल भी है और एक मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो उन्होंने सोचा यार कि एटम जो है स्फेरिकल है, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे। तो एक बार बैठे हुए थे और गर्मी का सीजन चल रहा था। गर्मी के सीजन में इन्होंने क्या कहा कि भैया तरबूज अरबूज खाया जाए, क्योंकि गर्मी का सीजन तो अभी भी चल रहा है। तो तरबूज जैसे ही इन्होंने देखा, कहा ओ माय गॉड, क्या एटम ऐसा नहीं हो सकता। तो पाया गया कि इन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल ही दे दिया। कहे भैया देखो ये तरबूज अरबूज है, इसी की तरह होता है एटॉमिक मॉडल, यही एटम है, लाओ हमको नोबेल पुरस्कार दो। तो साइंटिस्टों ने कहा कि यार ये क्या बात कर रहा है, तरबूज खा रहा हो, तरबूज कहती हो नोबेल पुरस्कार मांग रहा है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है, नोबेल पुरस्कार दे देंगे, तरबूज कह दो कि हाँ हम ही हैं सबसे बड़े। खैर उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्होंने कहा कि जैसे तरबूज के अंदर रेड वाला जो पार्ट होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक जैसा होता है, कहीं भी नहीं कि कम ज्यादा, ठीक है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक समान पूरा फैला हुआ है। और उनके जो सीड्स होते हैं वाटरमेलन में, वो नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है हमारा उसकी तरह घुसा हुआ है अंदर, एम्बेडेड है। तो ऐसा उन्होंने कुछ अपना मॉडल दिया। ठीक, तो समझ लो भैया तरबूज है, स्फेरिकल है, सर्कुलर नहीं है, स्फेरिकल पूरा एक बड़ा सा गोला बॉल बॉल जैसा है, समझो बड़ा सा ये बॉल है जो कि एटम है। ठीक, क्योंकि एटम जो स्फेरिकल है, डॉन डाल्टन ने बताया है, तो ये समझ लो भैया स्फेरिकल है। लाल लाल जो हमने किया है समझो कि यार तरबूज है। इसमें जो सीड्स हैं, ठीक, ये सीड्स, ये सीड, ये सीड, ये सीड, ये सीड, ये सीड, सीड 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 और सीड सीड सीड। तो ये हमारा जो सीड है वो क्या है, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है। तो सीड हमारा क्या है, सीड है इलेक्ट्रॉन, और रेड पार्ट क्या है हमारा, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो रेड पार्ट हमारा पॉजिटिव है, प्रोटॉन है, तब डिस्कवरी नहीं हुई थी, सिर्फ कहा गया कि भैया पॉजिटिव कुछ है। और इन्होंने इस मॉडल मतलब अपने एटॉमिक मॉडल को नाम दे दिया क्या, वाटरमेलन मॉडल। कहेगा वाटरमेलन यार, वाटरमेलन क्या होता है स्पेलिंग, वाटरमेलन मॉडल जो भी होता है। अब एक बार वाटरमेलन खा रहे थे, इनको खाते ही खाते दिमाग आ रहा है, वाटरमेलन खा रहे थे, कहे भैया ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद एक बार, अब हर समय तो वाटरमेलन खाए नहीं, शाम बीती, रात का समय आया, फिर इनके भैया बहन जो भी थे कजन्स, वो लोग केक लेके आ गए, इसको वहां पे प्लम पुडिंग टाइप से कुछ बोला आता है। तो उन्होंने देखा यार जैसे केक प्लम पुडिंग होता है, उसके अंदर जो भी मतलब जैसे नहीं काजू किशमिश और ये ड्राई फ्रूट्स हमारे सब चीजें अंदर उसके एम्बेडेड रहती हैं, नहीं। तो इन्होंने कहा कि यार एटम ऐसा भी तो हो सकता है। तो इनको यार हर चीज खाते हुए याद आ रही थी, तो इसीलिए जैसे मान लो यार कुछ केक है, ये देखो केक बना दिया, ये लो केक बना दिया आपके लिए, ठीक, यहाँ पे चेरी लगा दी। तो केक में जैसे कुछ किशमिश है, काजू है, बादाम है, अब वहां पे जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, तो ये हमारा हो गया। तो इन्होंने कहा कि एटम यार ऐसा भी तो हो सकता है। तो इन्होंने इसी नाम को, इसी को आगे और बोल दिया भैया प्लम पुडिंग मॉडल है, प्लम पुडिंग मॉडल। तो नाम से नहीं घबराना है, नाम वही कुछ कुछ है, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक, प्लम पुडिंग मॉडल। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ वाटरमेलन मॉडल किसने दिया था, 4 साइंटिस्टों के नाम दे देगा तो बताना पड़ेगा, जे थॉमसन जी ने दिया था। कह देगा प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल किसने दिया था, तो बताना पड़ेगा भैया कि जे थॉमसन जी ने दिया था।
तो यहां से ये सब चीजें हुआ, तो यहां से निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि पहली चीज, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, इन्होंने ये कहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक जैसा फैला हुआ है। और आगे चल के ये गलत होता है, अभी आगे देखेंगे। और दूसरा इनका जो अजम्पशन था, जो अभी भी सही है, वो ये है कि एटम जो होता है हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है कि जितना पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में है उतना ही नेगेटिव मैग्नीट्यूड में है। ठीक, मींस एटम जो हमारा होता है इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो एटम जो है न्यूट्रल है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी जे थॉमसन जी की बात है जो अभी भी सत्य है? तो अभी भी सत्य ये है कि हमारा कोई भी एटम अभी भी होता है जो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितना उसमें पॉजिटिव पार्ट होता है उतना ही उसमें नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, एटम की बात हो रही, आयन की नहीं। तो यही है प्लम पुडिंग, ये सब चीज नोट कर लो चाहो तो, फिर आगे देखते हैं। अब थॉमसन जी एकदम खुश कि हमने भैया इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी और हमने एक एटॉमिक मॉडल भी दे दिया, अब तो सब बढ़िया ही बढ़िया, चंगा सी। तो इनके एक स्टूडेंट थे रदरफोर्ड साहब। रदरफोर्ड ने कहा कि क्या मेरे गुरुजी ने सही डिस्कवरी की है, तो हम लोग को क्या है, खोजना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो स्कूल की छुट्टी हो गई और ये चुपचाप से लैब में गए और इन्होंने क्या है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो उन्होंने देखा कि यार कुछ कुछ चीजें देखी, तो फिर वहां से कंक्लूजन कुछ निकला। तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, आइए हम लोग भी देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन सर रदरफोर्ड को समझ गए, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, तो यार गोल्ड ही क्यों? तो पहला क्वेश्चन सर अराइज होता है कि वाई गोल्ड? मोदी जी मना कर रहे हैं कि गोल्ड भैया ना खरीदिए, भाई और बहनों गोल्ड ना खरीदे। और यहाँ पे रदरफोर्ड साहब है कि गोल्ड ओल्ड में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बताओ। तो गोल्ड इसलिए लिया गया क्योंकि गोल्ड जो होता है वो मोस्ट वैल्यूएबल मेटल होता है। मोस्ट वैल्यूएबल का सर मतलब क्या है कि मान लो यार गोल्ड हमने एलिमेंट लिया, मान लो गोल्ड का कुछ लिया, ठीक, उसको हमने हथौड़ी से मारा, टन 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 टन, तो वो मेल्येबल का मतलब क्या है कि हम उसको सबसे पतली एक शीट में, थिन ऐसे नहीं, एकदम पेपर एकदम उससे भी पतला शीट में एकदम हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और कोई बाकी एलिमेंट अगर लेते हैं तो भैया बहुत पतला नहीं कर सकते उसको, तुम पतला करोगे 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 तो वो टूट जाएगा। ठीक, लेकिन गोल्ड एक ऐसा एलिमेंट है, मोस्ट मेलिएबल मेटल होता है, इसको हम शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा पतला क्यों, वाई मतलब एकदम इतना पतला करना क्यों चाह रहे भाई, हम कोई और एलिमेंट ले लेते और उसको थोड़ा सा मोटा ही चला लेते, सस्ता कोई ले लेते एल्यूमिनियम एलिमेंट टाइप का। लेकिन नहीं भैया, गोल्ड ही लिया गया है। तो गोल्ड इसलिए लिया गया है क्योंकि वो मोस्ट मेलिएबल होता है। पतला इसलिए लिया गया है क्योंकि जितना ज्यादा वो पतला होगा उसमें जो गोल्ड के एटम्स होंगे वो, नहीं, गोल्ड के जो एटम्स होंगे और उनपे अगर कुछ स्ट्राइक करेगा, गोल्ड का एक मतलब एकदम पतली शीट है, गोल्ड का एटम है, तो जो अल्फा रेज उस पर स्ट्राइक करती हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि मोटा, अगर बहुत मोटा होगा तो यार अल्फा पार्टिकल गया और अंदर रह गया, ये फिर अल्फा पार्टिकल गया तो गोल्ड का जो एटम है उसी से डिफ्लेक्ट हो गया। तो ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए उसको बहुत पतला किया गया और गोल्ड को लिया गया। तो ये यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे कि गोल्ड क्यों लिया गया, बिकॉज गोल्ड का सिंबल क्या होता है, हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था, ऑरम होता है AU। ठीक, इज मोस्ट मेलिएबल। मेलिएबल मतलब क्या है, मेलिएबल मेटल। ठीक, मोस्ट मेलिएबल मतलब क्या है कि हम इसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं और थिन पेपर में एकदम बढ़िया से देखा जा सकता है। ठीक है सर, इतना हम समझ गए कि गोल्ड फॉइल क्यों है और इतनी पतली क्यों है। इसका दूसरा नाम होता है अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सर ये नया टर्म क्या है, अभी तक हमने सर इलेक्ट्रॉन देख लिया,
इलेक्ट्रॉन में कुछ चार्ज होता है, मास होता है। पॉजिटिव पार्टिकल कुछ देख लिया, ये एक्सपेरिमेंट होता है। सर ये अल्फा, ये नया टर्म क्या है? तो आइए समझते हैं कि अल्फा जो होता है, अल्फा पहली चीज तो अल्फा का जो सिंबल होता है वो ऐसा होता है, कुछ ए जैसा होता है, ये ग्रीक लेटर होता है, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं अल्फा। अल्फा, बीटा, गामा, ऐसे डेल्टा, ओमेगा, तो ये सब जो चीजें हैं वो हम लोग ग्रीक अल्फाबेट से लिए रहते हैं, ताकि मतलब मैथ्स में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है, ठीक है। तो अल्फा क्या है एक्चुअली में? तो अल्फा जो पार्टिकल होता है वो हम लोग जब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जैसे यूरेनियम हो गया या फिर रेडियम हो गया, ठीक है, तो जब न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, ये तो हम लोग सब केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो हमारी जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, तो उसमें जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब चीजें, तमाम तरीके की चीजें प्रेजेंट रहती हैं। जब हम ठूस ठूस के भरे हुए हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन छोटे से न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी जो है बाहर आ जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है? बाहर आ जाते हैं। हम लोग केमिकल रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन का ही मतलब आपस में लेन देन, बदलाव, आना जाना, ये सब देखते हैं, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम लोग जो है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का भी बाहर निकलना और अंदर आना देखते हैं, ठीक, न्यूक्लियस से। इसलिए इनको हम न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। तो जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट है, ठीक, एलिमेंट है, मान लेते हैं कोई ए, और उसका एटॉमिक नंबर कुछ होगा भैया जेड, जेड से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पिछली बार देखे थे, और उसका एटॉमिक मास होगा मान लो ए। रुको, इसको ए नहीं लेते, इसको हम लोग लेते हैं वाई, ठीक, वाई ले लेते हैं। एटॉमिक नंबर ये जेड हो गया, और एटॉमिक मास, सॉरी मास नंबर जो हो गया वो हो गया ए। अब न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है कि मास नंबर से, जैसे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई है, मान लो यूरेनियम है, ठीक, यूरेनियम, तो ये क्या होता है, थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट होता है? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, यूरेनियम स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो यूरेनियम जो है स्टेबल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर घुसे हुए रहते हैं, तो थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल, या थोड़ा सा जगह होगा हो तो हो आराम से बैठने के लिए, तो वैसा ही थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है और एक अल्फा पार्टिकल को रिलीज कर देता है, ठीक, अल्फा पार्टिकल को एक रिलीज कर देता है, इसको हम लोग अल्फा डीके बोलते हैं। तो मान लो यार इसका कुछ मास नंबर होगा और कुछ एटॉमिक नंबर भी होगा, हमें सर नहीं पता, कोई बात नहीं। तो मान लो y है एक एलिमेंट जिसका मास नंबर है a और एटॉमिक नंबर है z, ठीक, ठीक है सर। अब ये क्या कन्वर्ट होता है, मान लो दूसरे में कन्वर्ट होता है, मान लेते हैं हम x में कन्वर्ट होता है, और इसका जो मास नंबर है वो a से 4 हट गया और z से 2 हट गया, ठीक, और यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा पार्टिकल। न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, हमारी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं लेफ्ट राइट में वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे भी पूरे ओवरऑल मास नंबर जो होगा उसका ए ही होगा, तो यहाँ पे a - 4 है तो यहाँ पे हो जाता है 4, ठीक, तो इसका जो मास नंबर होता है वो 4 होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका ये मतलब हुआ कि इसमें जो है एक टाइप से हम कह सकते हैं कि इसको फिर रिलेट किया गया कि भैया ये डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन से, कि हम लोग अल्फा, इसमें मतलब रेडियम को जो है, रेडियम जो होता है वो रेडॉन और ये सब चीज कन्वर्ट हो है, ठीक है, वो सब हम लोग नहीं देखना, हमने एग्जांपल बता दिया। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 4, ठीक, और इसका जो चार्ज होता है वो 2। इसको हम लोग रिलेट करते हैं हीलियम 2+ आयन से। इसको हमने रिलेट किया है, ये इक्वल नहीं है। अगर आप हीलियम गैस को लें, ठीक, और हीलियम गैस को हम आयनाइज कर दें, मतलब मान लो यार हीलियम गैस है हमारे पास, ठीक, हीलियम गैस होती है ये तो हमें पता है, और ये नोबल गैस होती है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन सर होता है और 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है, ये सर हमको पता है, ठीक। अब हीलियम को हमने क्या किया, हीलियम का जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसके शेल में हमने क्या किया, उसको निकाल दिया, तो जब निकलेगा तो वो क्या बनेगा, हीलियम 2+। इसमें क्या है, अब 0 इलेक्ट्रॉन है, 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो यार सेम है, ठीक, तो हीलियम 2+ बन गया। क्या हीलियम 2+ यही अल्फा पार्टिकल है? बताओ, क्या हीलियम 2+ जो हमारा बना हीलियम का आयन, क्या यही
अल्फा पार्टिकल है? तो आंसर है नहीं। हीलियम 2+ जो होता है वो अल्फा पार्टिकल नहीं होता, लेकिन कुछ जगह लिखा था डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन। तो यार वो हीलियम जो मतलब उससे सिर्फ रिलेट करते हैं, क्योंकि इसका जो मास नंबर है, मतलब इसका जो मास है, इसका जो वजन है, वो भी 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है और अल्फा का भी 4 एटॉमिक मास यूनिट होता है। और दूसरी चीज, हीलियम का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो भी 2 है, इसमें भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हमारे 2 होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ रिलेट करते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, बट अल्फा जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? अल्फा डीके से आ रहा है। ठीक, ये खैर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, बट ये ध्यान रखना है कि अल्फा पार्टिकल इज नॉट डबली आयनाइज्ड हीलियम आयन। ओके, तो इसको चाहो तो नोट कर लो, फिर एक्सपेरिमेंट की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हाय 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 हाय। गोल्ड फॉयल का एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था। उन्होंने क्या सेटअप किया है ये देखते हैं। उन्होंने क्या है, ये सब टॉप व्यू है, ठीक है, ध्यान रखना, ये टॉप व्यू है। तो उन्होंने क्या किया है हम बताते हैं भैया। मान लीजिए ये है हमारी, ये पूरी जो ये सर्कुलर टाइप से देख रहे हैं, ये स्क्रीन है। ठीक, हमने ऐसे करके एक स्क्रीन लगा दी है, ऐसे मोड़ के। मोड़ के जब तुम ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा? सेमी सर्कुलर टाइप से, मतलब ऐसे सर्कुलर टाइप से दिखेगा। तो ऐसे ही कुछ ऐसे सामने हमने लगा दिया है। ठीक, अब सामने ऐसे स्क्रीन ऐसे इस टाइप से लगा दी है और यहां पे एक लेड का बॉक्स रखा हुआ है, लेड का। ठीक, तो हम यहां पे बता देते हैं भैया, ये हमारा है लेड बॉक्स है, पीबी, पीबी लेड जिसको कहते हैं, लेड बॉक्स। सर लेड बॉक्स ही क्यों है? ताकि इसके अंदर जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, जो अल्फा डीके को से, मतलब अल्फा डीके के थ्रू अल्फा पार्टिकल निकालेगा, वो इन्वायरमेंट में लीक ना हो। अगर इन्वायरमेंट में यार लीक हो गया, इन्वायरमेंट में कहीं जो है चला गया, तो बड़ा दिक्कत कर देगा। ठीक है, तो लेड बॉक्स के अंदर हमारा कोई सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। ठीक, अल्फा पार्टिकल जो दे सके वो ऐसा कुछ भी सोर्स हो सकता है। तो डिब्बे के अंदर बंद है, उसमें डिब्बे में छोटा सा कर दिया है छेद, एकदम छोटा सा छेद किया है, छोटा सा छेद कर दिया है। और उस छोटे से छेद से जो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो अल्फा रेस को जब निकालेगा, ठीक है, अल्फा रेस को जब वो निकालेगा तो उस छेद से वो निकलेगा बाहर। यहाँ पे एक, मतलब हम लोग कुछ और भी स्क्रीन जैसा लगाते हैं, ताकि जो अल्फा रेज निकल रही हैं छेद से, वो एकदम स्ट्रेट पाथ में जाए, एकदम ऐसे, ठीक है, एकदम स्ट्रेट जाए, स्पीड में जाए, एकदम ठकाक से टकरा जाए। तो ठीक, इतना नहीं समझना है। दूसरी चीज ये हमारी है गोल्ड फॉइल। ठीक, अब इस ऐसे स्क्रीन ऐसे लगी हुई है मेरे आगे, और यहाँ पे हमने गोल्ड फॉइल को ऐसे आगे रखा हुआ है। ठीक है, और हम लेड बॉक्स के अंदर बैठे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये गोल्ड फॉइल है। उसके बाद एक मूवेबल डिटेक्टर होता है। मूवेबल डिटेक्टर क्या करता है कि जो भी उसके अंदर हलचल चल रही है वो डिटेक्ट करता रहता है। तो यहाँ पे हम कह देते हैं भैया ऐसा कुछ मूवेबल डिटेक्टर है ये। ठीक है, और ये अपना मूवेबल डिटेक्टर, मूवेबल, ये है हमारा मूवेबल डिटेक्टर। अब क्या हो रहा है कि यहां से अल्फा रेज निकल रही हैं, तो मतलब इन्होंने ये देखा कि अगर अल्फा क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है, अल्फा क्या है, हम लोग डबली आयनाइज्ड हीलियम कह रहे हैं, तो मतलब पॉजिटिव है। तो उन्होंने कहा कि भैया अगर थॉमसन के अकॉर्डिंग पूरा यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है एटम के अंदर, पूरा एकदम भरा हुआ है, खचा खच एटम एकदम स्फेरिकल में, तो जो भी हमारा पार्टिकल जा रहा है वो वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं, आगे जाएगा ही नहीं स्क्रीन पे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा ऐसा कुछ कहा, तो ऐसा मेंशन किया, ठीक है ऐसा कुछ होगा। लेकिन भैया ये चौंक गए, कहीं यार ये तो गड़बड़ हो गया है। इन्होंने ये देखा कि 99%, समझ रहे हो, अगर 100 है, 100 में से 99% जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो निकल गए स्ट्रेट यहां से ऐसे जू जू। तो ये हमारे जो है अल्फा पार्टिकल सीधे, अभी पता क्या चल रहा है, मूवेबल डिटेक्टर कहली बैठा है यार, तो इसीलिए तो बैठा है कि वो डिटेक्ट करता रहे। 99%,
समझ रहे हो। और बहुत कम कुछ कुछ ये जो है यहाँ जो गोल्ड फॉइल में एटम प्रेजेंट है गोल्ड के, उससे टकरा गए कुछ एंगल पे, ठीक है, कुछ एंगल पे टकरा के इधर उधर पहुंच गए, कुछ इधर आ गया, कुछ उधर आ गया, कुछ इधर इधर आ गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये, पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि 99% जो है निकल जा रहा है एक्सपेरिमेंट के टाइम। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि भैया कुछ कुछ जो है वो टकरा के जो है कुछ पर्टिकुलर, जैसे ऐसे ऐसे गए, जो एक तो होंगे कि भैया ऐसे गए एकदम स्ट्रेट निकल गए 99% है, कुछ है कि यहाँ पे ऐसे टकराए वापस आ गए, यहाँ पे ऐसे टकराए कुछ एंगल्स पे वो टकरा गए। और कहते हैं कि 1 आउट ऑफ 15,000, 1 आउट ऑफ 20,000, समझ लो 15,000 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था कि जो ऐसे गया सामने वापस टकरा के वापस आ गया। तो ऐसे गया, ऐसे मुड़ के वापस, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे टकरा के वापस, समझ लो। तो 1 आउट ऑफ 20,000 भी कहते हैं, 1 आउट ऑफ 15,000 भी कहते हैं, कहीं 10,000 कहते हैं, 12,000 कहते हैं, तो अलग अलग है। तो 1 आउट ऑफ 15,000 रिट्रेस इट्स पाथ। रिट्रेस इट्स पाथ मतलब क्या हुआ कि जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते से वो आ रहा था, हमसे आंखें मिला रहा था। मैं तो रास्ते से जा रहा था, टकरा के वापस आ रहा था, ठीक। तो जैसे ऐसे ये गया, टकराया और वापस आ गया। तो टकराने से ये पता चला यार कि अगर कोई पॉजिटिव पार्टिकल हमारा अल्फा जी है, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल है, तो ये जब जा रहे हैं तो यार टकरा के तभी वापस आएंगे जब इनको कोई रिपेल करने वाला अंदर होगा, ठीक। रिपेल करने वाला, क्योंकि पॉजिटिव जो है पॉजिटिव को रिपेल करता है, तो रिपेल कर रहा होगा। और उसके बाद ये इतनी स्पीड से जा रहा है, इतनी स्पीड से जा रहा है कि वो जो अंदर बैठा हुआ है कोई भी पॉजिटिव, वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि इतनी स्पीड से ऐसे गया तो उसको बताओ रिट्रेस कर दिया एकदम वापस। तो यहां से कुछ कुछ कंक्लूजन निकला है, इसको चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे कंक्लूजन और उसका क्या कैसे है देखते हैं। तो जो हमारे रदरफोर्ड अंकल थे, रदरफोर्ड अंकल ने सोचा कि जैसा हमारा गोल्ड का एलिमेंट है, ठीक, तो उसके अंदर कई एटम्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि मैटर क्या होता है वो हम लोग नहीं फर्दर क्लासिफाई कर दिए, उसको एलिमेंट एलिमेंट पे पहुंच गए, उसका गोल्ड देखा तो गोल्ड भी क्या है कि डिफरेंट, मतलब उसमें छोटे 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 एटम्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे ही गोल्ड का एटम, 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 तो आपस में एकदम कंबाइंड होंगे। उन्होंने कहा कि भैया कुछ पार्टिकल वार्टिकल जाएगा, तो मास जो है पूरा अंदर से एकदम भरा हुआ है खचाखच, और कुछ भी जाएगा वो आपस टकरा के आ जाएगा, कुछ आगे हमको ऑब्जर्व होगा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बार चेक कर लिया। तो उन्होंने ये देखा कि भैया जो हम मतलब हम एक एटम ले रहे हैं, मान लो यार एक हमारा एटम है, ठीक, ऐसे एटम है ये गोल्ड का, तो उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि हमारा जो यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ठीक, अल्फा पार्टिकल जो आ रहा है वो वापस एक जो है ऐसा भी है, 15,000 20,000 अल्फा पार्टिकल बहुत से निकलना है, तो उसमें से एक ऐसा है जो रिट्रेस कर जा रहा है पाथ, रिट्रेस कर जा रहा है पाथ। तो इस एटम जो एक एटम है इसके अंदर कुछ तो ऐसा है जो इसको रिट्रेस करवा रहा है, ठीक। और जो 99% हमारा जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधा निकल जा रहा है ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक, ऐसे और कुछ ऐसे, ठीक। तो इन्होंने ये देखा कि एटम के अंदर जो 99% निकल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यार उसके अंदर कुछ खाली स्पेस है, खाली स्पेस होगी तभी तो कोई आर से पार निकल जाएगा, आर पार निकलने के लिए भाई स्पेस होनी चाहिए। तो इससे ये भी कंक्लूजन निकला कि भैया मतलब 99% एटम के अंदर तो स्पेस ही स्पेस है, हवा है, हवा हवा में हवा मुझको उड़ा ले। तो दूसरा कंक्लूजन ये निकला। तीसरा कंक्लूजन ये निकला कि यार जो कुछ है ऐसा उसके अंदर जो कुछ डिफ्लेक्ट भी कर रहा है, जैसे अल्फा पार्टिकल जो हमारे और भी आए, जैसे मान लो रेड से दिखा देते हैं, ये हमारे अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, देख खुल जाओ, अल्फा पार्टिकल ये आया, अल्फा रेज एकदम खटाखट खट 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 खट, और उसने देखा कि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो ये इसको ऐसे डिफ्लेक्ट कर दे रहा है कुछ एंगल पे, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ है ऐसा, ऐसे गया ये और
यहाँ भी डिफ्लेक्ट कर दे रहा है कुछ एंगल पे, ठीक। मेनली 3 ऑब्जर्वेशन आ रही हैं। गोल्ड फॉइल लिया, गोल्ड फॉइल में सारे एटम एकदम आमने सामने हम खड़े हुए हैं, अल्फा पार्टिकल एकदम गया, स्ट्राइक किया, 99% हमारा जो अल्फा पार्टिकल था वो निकल गया। तो इससे पता चलता है कि हमारे एटम के अंदर स्पेस है। अगर स्पेस ना होता तो जितने भी हमने अल्फा पार्टिकल माने थे, मतलब भेजे थे, वापस आ जाते, सारे के सारे, खत्म हो जाता खेल। और थॉमसन चाचा का मॉडल कह देते हाँ भैया बिल्कुल सही है कि एटम जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसमें, और इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ खेल अलग ही हो गया कि भैया स्पेस भी है, ठीक, उसके बाद मतलब रिट्रेस भी कर रहा है, उसके बाद कुछ एंगल से घूम भी रहा है। तो इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है उसको देखते हैं। तो इसको चाहो तो नोट कर लो, नोट कर लो यार, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। मेनली इनकी 3 ऑब्जर्वेशन थी और उसी से 3 कंक्लूजन निकला, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन देखेंगे, फिर कंक्लूजन देखेंगे, और भैया साथ में लिखते चलो। तो पहला जो रदरफोर्ड अंकल का ऑब्जर्वेशन था, वो ऑब्जर्वेशन था कि 99% अल्फा जो पार्टिकल्स हैं वो निकल जा रहे हैं, ठीक। अल्फा पार्टिकल्स निकल जा रहे हैं, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व करना मतलब एक्सपेरिमेंट के दौरान, मतलब देख रहे हैं क्या कैसे हो रहा है। तो ये हुआ उनका ऑब्जर्वेशन, भैया 99% अल्फा पार्टिकल्स गोज स्ट्रेट, ठीक, मतलब एकदम सीधे चले गए, गोज स्ट्रेट। उससे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन हम यहां लिख देते हैं भैया कि कंक्लूजन ये निकलता है सर, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष, ठीक, कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, जो स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है, खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम, एटम के अंदर जो स्फीयर है, मोस्ट ऑफ द एटम इन एटम इज एम्प्टी। अब यहां पे जो है अरे थॉमसन अंकल घबरा गए, उनका जो है सपना टूट गया। कहें अरे यार मैंने इतनी मेहनत की, मैं तरबूज अरबूज और ये सब चीज किया, लेकिन क्या फायदा हुआ। उन्हीं का स्टूडेंट रदरफोर्ड ने उनका भंडाफोड़ दिया और कहा कि आप जो कह रहे थे बिल्कुल गलत है। आपने क्या कहा था कि मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, पूरा एटम जो है भरा होता है खचाखच, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि 99% एटम जो है वो खाली है, 99% एटम खाली, एकदम खाला, हवा हवा है। तो पहला कंक्लूजन ये है और उसका मतलब ऑब्जर्वेशन ये है, ठीक, उसको नोट कर लो भैया। दूसरा ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड साहब का ये आया कि जो रिबाउंड कर रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, वो कुछ रिबाउंड कर रहे हैं कुछ एंगल से, ठीक। वो मान लो यार ऐसे गया, कुछ एंगल से ऐसे रिबाउंड कर गया, कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसे रिबाउंड कर गया, कुछ ऐसे गया, कुछ ऐसे रिबाउंड कर गया, कुछ ऐसे गया, कुछ। तो इससे ये पता चला कि एटम के सेंटर पे, एटम के सेंटर पे कुछ हैवी सा कुछ है जो उसको आगे जाने नहीं दे रहा है और रिबाउंड कर दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब कंक्लूजन जो आया वो ये आया कि एटम का जो मास है, एटम का जो एक टाइप से उसका जो मेन, मतलब जैसे थॉमसन जी ने कहा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ऐसा नहीं है। एटम का जो पूरा मास है वो सेंटर पे, पूरा एकदम सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो कंक्लूजन ये आया कि क्या आया कंक्लूजन? कंक्लूजन ये आया कि मास ऑफ होल एटम, पूरा एटम का जो मास है, होल एटम इज एट सेंटर, सेंटर पे है उसका मास, और बीच में कहीं खाली स्पेस है, ठीक। तो सेकंड कंक्लूजन ये आया है, इसको कर लो नोट, फिर आगे बढ़ते हैं भैया। रदरफोर्ड अंकल का थर्ड ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन ये था कि रदरफोर्ड अंकल ने ये देखा कि भैया 1 आउट ऑफ 15,000, कुछ जगह 20,000, कुछ जगह 15,000, कुछ जगह 10,000, जो भी है पता नहीं, 1 आउट ऑफ 15,000 अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल, ये क्या है, हट 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 हट, अल्फा पार्टिकल
retrace its ओरिजिनल पाथ, जहां से वो आया था, जैसे वो आया था वैसे ही घूम के वापस चला गया है भैया। तो इससे पता चलता है कि जो हमारा सेंटर पे मास है कुछ एकदम कंसंट्रेटेड एकदम है उस पे सेंटर पे, तो वो जो है पॉजिटिव है। ठीक, कंक्लूजन है कि कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, कुछ 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 होता है, पॉजिटिव है कुछ सेंटर पे। तो एटम के सेंटर में कुछ पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहां से कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं कि किस ऑब्जर्वेशन से कौन सा कंक्लूजन निकलता है। ठीक है, तो मेनली तो 3 ऑब्जर्वेशन है, और भी है, वो हम लोग 11th में देखते हैं क्या कैसे और डिटेल में डेप्थ में समझते हैं। मेनली तो अभी यही है, तो यार इसको नोट कर लो, फिर आगे फिर देखते हैं। तो ऐसे ही हमारी होती है न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, अरे सॉरी, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड अंकल ने किया, तो यहां से पता चलता है भैया जो सेंटर पे पॉजिटिव है, कंसंट्रेटेड है, उस एटम का पूरा मास पॉजिटिव है, और एटम के अंदर जो भी खाली स्पेस है, ठीक, तो यहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी होती है। न्यूक्लियस उसको नाम दिया गया, कहा गया कि भैया न्यूक्लियस है। ठीक, क्योंकि न्यूक्लियस का मतलब होता है ना कुछ छोटा सा कुछ चीज हो, तो तो कहा गया भैया हमारा जो, अब रदरफोर्ड कह रहे हैं कि भैया हमारा एटम जो है वो स्फेरिकल है, और उसके कुछ बीच में छोटा सा कुछ है जो कि पॉजिटिव है। बस इतना ये पता है इनको कि स्फेरिकल है और कुछ पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिव छोटी सी जो बॉल है पॉजिटिव सी अंदर, उसको इन्होंने नाम दिया है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? रदरफोर्ड अंकल ने। तो अभी तक क्या क्या डिस्कवर हो चुका है? अभी ये पता चल गया है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है, अभी न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी है, और क्या हुआ है कि हमको ये पता है कि भैया पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, और एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक, तो यहीं से अब आगे रदरफोर्ड अंकल के दिमाग में आया, जैसे जे थॉमसन में आया था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और अपना मॉडल दे दिया, वैसे रदरफोर्ड अंकल ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की और उन्होंने अपना एक मॉडल दे दिया। ठीक, तो उस मॉडल को हम लोग फिर समझते हैं आगे। अब रदरफोर्ड अंकल ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया। एटॉमिक मॉडल का क्या मतलब है, हम लोग जो भी पढ़ते आ रहे हैं और आगे देखेंगे भी, तो एटॉमिक मॉडल का यही मतलब है कि यार एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है या फिर जो भी पॉजिटिव पार्टिकल है या कुछ भी अंदर जो है वो कैसे प्रेजेंट है, तो वो अपना अपना थ्योरी अपना अपना दे रहे हैं। तो रदर अब यहां तक क्या है, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी है और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, 2 चीज मेनली डिस्कवर हो चुका है। दूसरी चीज ये पता चल चुका है कि इलेक्ट्रॉन, अरे एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जितना उसमें कुछ पॉजिटिव होता है उतना ही उसमें कुछ नेगेटिव होता है। ठीक, तो अब रदरफोर्ड अंकल आए। रदरफोर्ड अंकल ने कहा कि भैया देखिए ऐसा है कि क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है हमारा एटम, और एटम के अंदर खाली स्पेस है, एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है वो हमारा सेंटर पे प्रेजेंट है, ऐसी ऐसी बातें करें। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो, उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन भैया जो होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ठीक है, यहाँ पे एरो लगा के लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस का चक्कर काटता है, चक्कर काटता है। तो आज के टाइम पे भी जो एटॉमिक मॉडल है, ठीक, जो अभी प्रेजेंट में है, तो उसमें भी यही है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का चक्कर काटता है। तो वो कहां से आया है? रदरफोर्ड चाचा के मॉडल से। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है रुका हुआ नहीं है, वो चक्कर काटता है। सर क्वेश्चन राइज होता है रुका क्यों नहीं है? तो ठीक है, अब इन्होंने कहा तो चक्कर काटता होगा। इन्होंने कहा कि भैया हमारे पास एक पॉजिटिव जो न्यूक्लियस है उसके एटम के सेंटर पे रखा हुआ है, ठीक, और ये हमारा है एटम। एटम हमारा गोल सा एटम है, प्यारा सा गोल सा एटम है, छोटा सा प्यारा सा न्यूक्लियस उसके सेंटर पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन
ये जो है ऐसे चक्कर काट रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, मतलब ऐसे कुछ बना देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, एटम जो है। तो इन्होंने कहा कि जैसे सूरज के काटता है चक्कर प्लैनेट्स, सूरज की जैसे चक्कर काटता है प्लैनेट्स, वैसे ही न्यूक्लियस का चक्कर काटेगा इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो भैया ये हमारे हैं सन, सूरज चाचा है, ठीक, और यहां पे हमारी है अर्थ, ठीक, छोटी सी अर्थ बना देते हैं, ये है हमारी अर्थ। हमको ये पता है सर कि अर्थ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो चक्कर कैसे काटती रहती है, ठीक। वैसे ही इन्होंने कहा कि इन्होंने अपना मॉडल का नाम भी दिया है कि प्लेनेटरी मॉडल, ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो भैया कि ये प्लेनेटरी मॉडल वगैरह किसने दिया है, तो प्लेनेटरी मॉडल मतलब तो रदरफोर्ड जी ने दिया है। तो रदरफोर्ड जी ने कहा कि जैसे हमारे न्यूक्लियस सन के अराउंड चक्कर काटता है कोई भी प्लैनेट, वैसे ही हमारा जो एटम के अंदर स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, ठीक। हमारा मान लो ये है न्यूक्लियस, ठीक, क्या है न्यूक्लियस। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, चक्कर काट रहा है। अब इलेक्ट्रॉन देखो पीछे से ऐसे आया और ये ऐसे गया और ऐसे यहां चक्कर काट रहा है। और कैसे काट सकता है कि ऐसे गया और ऐसे आया और ऐसे चक्कर काट सकता है, ठीक। ऐसे और कैसे काट सकता है कि भैया ऐसे आया फिर ऐसे गया, ऐसे, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे भी काट सकता है, ऐसे ऐसे भी काट सकता है, और ऐसे, चाहे मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे चक्कर काट, ऐसे, या कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे, कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे चक्कर काट रहे हैं। तो रदरफोर्ड की अभी भी ये बात सही है कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस का चक्कर काटता है। तो जितना पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब मेजर कर लेंगे भैया कितना पॉजिटिव, उतने ही इलेक्ट्रॉन मेजर कर लेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कितना क्या उसका मतलब चार्ज है और मास है, सब देख लेंगे, कह देंगे भैया उतने इलेक्ट्रॉन हमारे जो है चक्कर काटते हैं, ठीक। तो एटॉमिक मॉडल यही है कि इसको प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं। तो यहाँ तो चाहो लिख लो प्लेनेटरी मॉडल, वो किसने दिया था, रदरफोर्ड चाचा ने दिया था, प्लेनेटरी एटॉमिक मॉडल, ठीक। इन्होंने कहा कि सन के अराउंड जैसे काटता है चक्कर पृथ्वी या कोई भी प्लेनेट, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटेगा। यहाँ पे भी जैसे, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक, यहाँ पे भी ऐसे रहेगा, तो पूरा चक्कर कटता रहेगा। तो इसका ड्रॉबैक समझेंगे और इसको चाहो तो नोट कर लो। अब यार देख जानते हैं कि भैया किसी की तरक्की से कोई खुश नहीं होता है। जैसे जे थॉमसन की तरक्की से रदरफोर्ड अंकल खुश नहीं हुए, उन्होंने अपना कुछ एक्सपेरिमेंट कहा कि उनको हम झूठा साबित कर देते हैं। रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, कहा न्यूक्लियस होता है बीच में एटम के, एटम न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन अपना घूमता टहलता रहता है, ठीक। अब ये बात पहुंच गई मैक्सवेल अंकल के पास। मैक्सवेल अंकल चूंकि नहीं ये सब चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो चीज है जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते भी हैं उसमें बहुत यूजफुल होता है, तो मैक्सवेल अंकल के पास पहुंच गई बात। मैक्सवेल अंकल ने कहा कि भैया क्या बात कर रहे हैं आप हैं अगर न्यूक्लियस जो है और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहा है, ये कैसे, मतलब ये क्या बात आप कर रहे हैं। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल, चार्ज किसी भी पार्टिकल में जो चार्ज होगा, ठीक है, माइक्रो मतलब पार्टिकल की बात हो रही है, हम अपनी बात नहीं करेंगे, मैं भैया हम चार्ज ले लिया। तो कहा मैक्सवेल अंकल ने कि भैया कोई भी चार्ज पार्टिकल जो होगा, ठीक, वो अगर एक्सलेटेड होगा, एक्सलेटेड मतलब क्या होगा कि उसकी वेलोसिटी समय के साथ बदल रही होगी, ठीक, वेलोसिटी उसकी बदल रही होगी समय के साथ। तो एक्सलेटेड चार्ज पार्टिकल कोई भी होगा वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्योंकि वो चार्ज है और वो घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी जो है चेंज हो रही है, ठीक। यार धीमे 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 उसकी जो एनर्जी है, जो उसकी ताकत है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कम होती जाएगी, थक हार के वो आगे यार न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो यही इनका ड्रॉबैक था, इनकी कमी थी। तो कमी ये है कि, कमी क्या है पहले ही बताओ कि भैया मैक्सवेल जो चाचा है, मैक्सवेल चाचा ने कहा
कि एनी चार्ज पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, हम ये नहीं कहते कि आपका वो है, एनी चार्ज पार्टिकल, एनी चार्ज पार्टिकल जो एक्सलेटेड है, लिख देते हैं एनी चार्ज पार्टिकल विच इज एक्सलरेटेड लूज इट्स एनर्जी, लूज करता है, लूज इट्स एनर्जी। सर इसका थोड़ा सा मतलब और समझाइए सही से। ठीक, तो मान लो यार कोई पार्टिकल है, ठीक, कोई पार्टिकल है, वो बढ़िया मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, वेलोसिटी v। सर वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी जो होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी। और जो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें स्पीड भी होगी, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि उसमें उसका मैग्नीट्यूड भी हो, उसका कुछ डायरेक्शन हो। ठीक है सर, तो ये क्या है, इसके अंदर कुछ एनर्जी है, और अगर ये एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेशन का क्या मतलब होता है? एक्सीलरेशन हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? हम लोग एक्सीलरेशन से पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन जो होता है वो होता है dv बाय dt। ठीक, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है मतलब एक्सीलरेशन। तो इन्होंने यही कहा कि भैया कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर वो एक्सीलरेटेड है तो वो एनर्जी को लूज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी को लूज करेगा। और जब एनर्जी लूज करेगा तो धीमे धीमे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। जैसे घुसा न्यूक्लियस के अंदर घुस गया। अब न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन घुस गया तो यार ये तो हम लोग पहुंच गए वही थॉमसन चाचा के मॉडल में। थॉमसन चाचा भी यही कहे कि कुछ पॉजिटिव सा हमारे पास स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घुसा हुआ है। और ये रदरफोर्ड अंकल का जो मॉडल है उसका भी ड्रॉबैक जो आ रहा है, मैक्सवेल जी ने जो समझाया वो यही तो समझाया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो न्यूक्लियस में आगे घुस जाएगा तो फिर मजा नहीं आ रहा है। उन्होंने कुछ कहा कि भैया मान लो यार, कैसे बताएं, यहाँ बता देते हैं कि मान लो यार ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे घूमा, अब वो लूज कर रहा है एनर्जी, ऐसे घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, थक गए थक गए थक गए और ये घुस गया अंदर। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ, स्पाइरल नुमा है ना, जैसे निंजा हथौड़ी जो हम लोग निंजा हथौड़ी पे चेहरे पे ऐसे नहीं बना रहता था, वैसा कुछ नहीं लग रहा है। तो स्पाइरल पाथ के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है हमारा न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा और इनका यहाँ पे ड्रॉबैक होता है फेल। रदरफोर्ड हुए हताश निराश और परेशान, अब ये गेम से आउट हो गए। नेक्स्ट आते हैं बोर, नील्स बोर। ठीक, इसको कर लो नोट कि ड्रॉबैक क्या है कि भैया ये बाकी बहुत चीजें समझा नहीं पाए सही से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो इनका घुस जा रहा है, बस ये डिस्कवरी कर दी है न्यूक्लियस की, उड़ा रहे हैं। और मैक्सवेल अंकल को कहे मेरे आगे कोई कुछ बोल सकता है क्या? ए मैक्सवेल अंकल, इसको कर लो नोट, फिर नील बोर के बारे में चलते हैं। अब आते हैं गेम में नील बोर। तो नील बोर का जोरदार स्वागत करते हैं, कमेंट में बजाएंगे तालियां। ठीक है, नील बोर अंकल आए। नील बोर अंकल ने कहा कि देखो बेटा, ऐसा है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर तो काटता है, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर फिक्स्ड एनर्जी की ऑर्बिट में रहता है, उनके शेल में रहता है, वहीं चक्कर काटता है, हर जगह चक्कर नहीं काटता है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए समझ बोलो कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटता है, और मतलब कहीं पे भी चक्कर काटता है, चक्कर काटता है, लेकिन वो फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर काटता है। और उन ऑर्बिट का नाम क्या? शेल है, एनर्जी लेवल है, उनको नाम दिया गया KLMN। तो यहाँ पे नील बोर जी ये कहते हैं कि देखिए भैया ऐसा है, हाय जी भैया, ये है हमारा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस है, इन्होंने कहा कि एक फिक्स्ड एनर्जी शेल है, एनर्जी लेवल है, ऑर्बिट है, डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसमें घूम सकता है। रदरफोर्ड क्या कह रहे थे? रदरफोर्ड कह रहे थे कि
अब जैसे मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के यहाँ पे भी जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उससे थोड़ा सा यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे पूरे मतलब हर जगह घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ऐसे 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 पूरे में ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। लेकिन बोर साहब कहे कि बोर अंकल देखो भैया ऐसा है, ये सब फालतू बात करो नहीं, ठीक है। हाँ, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड एनर्जी शेल में घूमते हैं। इन्होंने क्या किया कि उसका जो पाथ है, इलेक्ट्रॉन घूमने का जो उसका रिंग है, पाथ है, उसका जो रास्ता है, उसको फिक्स कर दिया है कि मान लो यार यहाँ पे न्यूक्लियस है तो इससे कुछ दूरी पे यहाँ पे ही तुम घूमोगे, ठीक। और फिर इतना थोड़ा सा दूर बना के एक और कर दिया कि यहाँ पे ही तुम घूमोगे, फिर डिस्टेंस करके एक और शेल बना दिया, कहीं यहीं पे तुम घूमोगे। अब रदरफोर्ड क्या कह रहे थे कि न्यूक्लियस अगर है यहाँ पे, ठीक, यहां से यहाँ के बीच में जितनी भी डिस्टेंस है एटम और न्यूक्लियस के बीच में, वो कहीं पे भी घूम सकता है इलेक्ट्रॉन, कहीं पे भी घूम सकता है, ऐसे न्यूक्लियस का चक्कर काट सकता है। उन्होंने कहा कि भैया फिक्स्ड एनर्जी लेवल, फिक्स्ड शेल या फिर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में भैया इलेक्ट्रॉन घूम सकते हो तुम, ठीक। तो यहाँ पे हम ये ऐसे करके ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा हम लोग बना देते हैं, थोड़ा सा गंदा बना होगा तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग थोड़ा सही कर लेते हैं गाइज। ठीक है, एक और बना देते हैं, तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल के फॉर्म में घूमता है। रदरफोर्ड ने कहा कि कहीं पे भी घूम रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भैया, उनका फिक्स्ड एनर्जी लेवल है, फिक्स्ड रेडियस है, कुछ फिक्स्ड उसकी ताकत है। अगर फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे होगा तो वो घूमेगा, तो वो एनर्जी को लूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैक्सवेल चाचा जो ड्रॉबैक निकालने गए, कमी उमी निकालते रहते हैं, तो वो भी कुछ कर नहीं पाएगा। अरे भैया ठीक है, कोई बात नहीं। और आपको बता दें कि रदरफोर्ड और बोर के बीच में बहुत लोग आए, ठीक है। अपना जो है ये डुअल नेचर ऑफ मैटर, ये सब बहुत सी चीजें आई, वो हम लोग क्लास 11th के स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर में देखेंगे। तो यहां तक की बात हो गई खत्म। तो बोर भैया पहली बात क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन रोटेट कह सकते, हाँ रोटेट, इलेक्ट्रॉन रोटेट अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर काटेगा इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल, फिक्स्ड एनर्जी पे कटेगा, फिक्स्ड एनर्जी लेवल। या फिर हम कह सकते हैं फिक्स्ड एनर्जी लेवल को हम क्या कह सकते हैं, और शेल्स, और क्या कह सकते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, ठीक है। रदरफोर्ड साहब ने जो बताया था, उनकी जो ऑर्बिट थी वो कंटिन्यूअस थी, कि न्यूक्लियस से एटम के बीच में जो डिस्टेंस है ना, तो कहीं पे भी ऐसे चक्कर काट रहा है। लेकिन इनके में फिक्स्ड है कि भैया यहीं पे अगर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे होगा तो यहीं पे काटेगा। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं काट सकता, क्योंकि ये जो है खाली है एक टाइप से, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे चक्कर नहीं काट सकता। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ इसके अंदर, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, सॉरी यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, तभी वो इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काटेगा। और अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, कह रहे भैया इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट, तो चलो चक्कर काटो, नहीं काट सकता, यहाँ पे नहीं काट सकता, और यहाँ पे तो यहाँ पे नहीं काट सकते। लेकिन अगर वही ये जो ब्लैक ब्लैक हम लोग रिंग बना रहे हैं, इसमें प्रेजेंट है, तो वो चक्कर काटेगा। तो इन्होंने ये कहा भैया फिक्स्ड एनर्जी लेवल और शेल पे चक्कर काटेगा। एनर्जी लेवल को इन्होंने नाम दिया कि के एल एम एन आर एनर्जी लेवल्स। भैया कुछ ऑर्बिट हैं, इनको ऑर्बिट भी कहा जाता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ठीक है, डिस्क्रीट ऑर्बिट लिखा हुआ है, डिस्क्रीट ऑर्बिट, ऑर्बिट, ठीक है। तो हमने के एल एम एन, मतलब बोर जी ने, हम तो क्या यार, तो इन्होंने कहा कि भैया जो न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला ऑर्बिट है, एनर्जी लेवल है, शेल है, उसको हमने नाम दे दिया के, उसके जो जस्ट बाहर है उसको हमने नाम दे दिया एल, उसके जो जस्ट बाहर है उसको हमने नाम दे दिया एम, ठीक, उसके जो बाहर होगा एन, फिर सो ऑन, NOP ऐसे चलता रहेगा। और तीसरा चीज उन्होंने दिया
कि इलेक्ट्रॉन हम भैया कहीं पे भी कुछ भी फिल नहीं कर देंगे। बोर साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, पर्टिकुलर जो एनर्जी लेवल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, उसकी जो इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, उसकी जो एकोमोडेशन कैपेसिटी है, वो भैया फिक्स्ड होगी। ठीक है, कुछ भी कहीं पे भी कितने भी इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहे होंगे। उन्होंने कहा कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं 2n स्क्वायर। क्या हो सकते हैं? 2n स्क्वायर। n क्या है? एनर्जी लेवल। n क्या है हमारा? एनर्जी लेवल। ठीक है सर, एनर्जी लेवल। तो ये हमारा जो k होता है वो होता है हमारा n इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3। तो 1 हम अंदर से स्टार्ट करते हैं और बाहर तरफ आते हैं। ये ध्यान रखना भैया, न्यूक्लियस से हम अगर अंदर से बाहर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग भी हम अंदर से बाहर करते हैं। एनर्जी जो होती है, अब जैसे इसकी भी कुछ एनर्जी है, क्योंकि हमने क्या कहा कि फिक्स्ड एनर्जी शेल में घूम रहा है, तो इसकी कुछ एनर्जी होगी। मान लो यार के शेल की एनर्जी है E1 मान लेते हैं, एल शेल की एनर्जी है E2, एम शेल की एनर्जी है E3। ठीक, मान लेते हैं कि E1, E2, E3 कुछ कुछ एनर्जी लेवल होगी। तो इनकी जो एनर्जी लेवल है, कहा जाए कि भैया कौन सी ज्यादा है कौन सी कम है, उसमें हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं? तो हाँ यार, उसमें भी हम टिप्पणी कर सकते हैं कि जो न्यूक्लियस के पास वाला जो शेल है, एनर्जी लेवल है, ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी सबसे कम है। उसकी एनर्जी सबसे कम है। हम लोग क्लास 11th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखते भी हैं कि इसकी जो एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है, वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो सब बातें बात की है, तो उतना नहीं जानना है। बस ये जानना है कि भैया जो के शेल की एनर्जी है वो कम है, फिर उसके बाद बाहर की, फिर बाहर की, फिर बाहर की, ऐसे ही एनर्जी जो है बढ़ती जाएगी। तो हम कहेंगे कि एनर्जी जो है, एनर्जी तो अगर ऑर्डर देखें, ये आपसे पूछा जा सकता है कि भैया किसकी एनर्जी कम है, तो हम कहेंगे भैया E1 जो है कम है, फिर E2 है, फिर E3 है। ठीक, अरे E3 है, E1 है, E2 है, फिर E3 है हमारा एनर्जी लेवल और ऑर्बिट है। और इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं, तब तक यहाँ तक कर लो भैया नोट। ठीक है, बोहर चाचा के एटॉमिक मॉडल में और आगे हम लोग बात करते हैं कि हमने कहा कि भैया जो न्यूक्लियस के पास शेल है उसका नाम है के शेल, उसके बाद है एल शेल, उसके बाद है एम शेल, उसके बाद है एन शेल। ठीक, तो सर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास भैया है के, उसके बाद है एल, उसके बाद है एम, उसके बाद है एन, और सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, ओपी क्यू आर एस टी जितना भी होगा। हम लोग के शेल को बोलते हैं भैया ये है n इक्वल्स टू 1। ठीक, एल शेल को बोलते हैं कि ये n इक्वल्स टू है 2, एम शेल को बोलते हैं कि n इक्वल्स टू 3। n क्या है कि एनर्जी लेवल को बताता है, कि हम तब आपसे कहेंगे भैया थर्ड एनर्जी लेवल कौन सी है, तो आपको बताना पड़ेगा वो m है। सेकंड एनर्जी लेवल कौन सी है? l वाली है। फर्स्ट एनर्जी लेवल कौन सी है? k वाली है। ठीक, तो k से ही हमेशा स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। तो n हो गया 3, n की तरह n के लिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अरे 4 हो जाएगा ना, n के लिए 4। ठीक, हमने कहा कि भैया मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो एकोमोडेट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर एनर्जी में रह सकते हैं, उनकी एक दायरा है, उनका एक बाउंड्री है, वो है कि हम 2n स्क्वायर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। ठीक, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सर हमारे पास हो सकते हैं 2 टाइम्स n स्क्वायर। n जो है हमारा एनर्जी शेल को रिप्रेजेंट करता है, KLMN के लिए वैल्यू है 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाँ, तो के शेल में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 इंटू 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। एल शेल में कितने हो सकते हैं? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 टू जा 8, मैक्सिमम हो सकते हैं सर 8। एम शेल में कितने हो सकते हैं सर? 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 इंटू 2 18। ठीक, एन शेल में कितने हो सकते हैं? 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 इंटू 2 32, तो 32 एंड सो ऑन। तो हमको ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी यार कि पहला जो शेल है, इसमें ये जो पहला शेल है न्यूक्लियस के जस्ट बाद वाला,
न्यूक्लियस के बाद वाला सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये नहीं कि 3 भर दो, एक होगा या फिर 2 बस। अगर एटम के अंदर हमारा जो और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 मान लो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसको अलग टाइप से भरेंगे, ठीक। तो पहले में तो 2 जाएगा, फिर अगले में 8 चला जाएगा, तो 8 और 2 10 हो जाएगा, ठीक। मान लो 12 है तो 2 इसमें जा सकता है मैक्सिमम, 2 इसमें चला जाएगा, 8 इसमें चला जाएगा, तो 8 और 2 10 हो गए। बाकी जो बचेंगे 2 वो थर्ड वाले में चला जाएगा। तो हम ये पूछा जाता है कि भैया ये बताओ m शेल या फिर n इक्वल टू 3 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह देंगे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम हो सकता है, उसमें 8 हो सकता है, इसमें 18 हो सकता है, फिर 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो बोर का ये मतलब उनका चीजें थी, पोस्टुलेट्स थे, उन्होंने ये सब चीजें दिया, बताया कि हमारे एटम का जो मॉडल है वो कैसा है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर तो काट रहा है लेकिन वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे काट रहा है। रदरफोर्ड ने कहा था कि वो कहीं पे भी चक्कर काट रहा है न्यूक्लियस के, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे चक्कर काटता है और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता एनर्जी, ठीक। अभी तक तो हम यही जानते हैं इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता, लेकिन हम लोग आगे मतलब 11th में जब आते हैं तो ये भी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को रेडिएशंस के फॉर्म में निकालता है या फिर लेता है, और वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट से पहले ऑर्बिट, कहीं मतलब यहां से उछल के यहां पे जाएगा, यहां किसी भी ऑर्बिट से कहीं भी उछल के चला जाता है, तो वो फोटॉन्स जो होता है वो रेडिएशन एमिट भी करता है, लूज भी करता है। वो हम लोग क्लास 11th में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो अभी तक के लिए यही मानते हैं कि भैया न्यूक्लियस के चारों तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन चाचा चक्कर काट रहे हैं, फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे हैं और फिक्स्ड रेडियस है, ठीक। तो ये भी लिख लो कि भैया फिक्स्ड रेडियस है और फिक्स्ड एनर्जी लेवल है। ये जो रेडियस है वो फिक्स है, यहाँ से मान लो कुछ रेडियस r1 है, यहाँ से r2 है, r3 है। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या था कि रेडियस फिक्स नहीं थी, रेडियस कुछ भी हो सकती थी, कंटिन्यूअस थी, कि मतलब नहीं 0.1 रेडियस में भी घूम रहा है, 0.3 में भी घूम रहा है, 0.2 में भी घूम रहा है, 0.00018 में भी घूम रहा है, वो हर जगह घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे भैया रेडियस फिक्स है, ठीक। तो लिख देते हैं कि यहाँ पे बोर के एटॉमिक मॉडल में क्या है कि एनर्जी एंड रेडियस ऑफ एनर्जी लेवल या फिर कहो कि एनर्जी लेवल में नहीं का ऑर्बिट कह देते हैं डायरेक्ट। तो बोर के एटॉमिक मॉडल में एनर्जी एंड रेडियस ऑफ एटॉमिक रेडियस, अरे यार क्या लिखना है, एनर्जी एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज फिक्स्ड, ठीक है। लेकिन अगर रदरफोर्ड पे लिखेंगे तो रदरफोर्ड में ये लिख सकते हैं एनर्जी एंड ये रेडियस इज नॉट फिक्स्ड, रेडियस उसमें भी फिक्स नहीं है, ना ही रेडियस फिक्स है, एनर्जी फिक्स है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर आगे छोटी और बातें देखते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू गाइज। तो इलेक्ट्रॉन जो फिल होते हैं हमारे लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में फिल होते हैं, और उनकी जो मैक्सिमम अकोमोडेशन है वो 2 होती है, 18 होती है, और ऐसे होती है 2 8 18, ठीक है। तो ये सब हमारे बोहर चाचा ने दे दिया था। उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ बातें की जो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मतलब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं पर्टिकुलर एटम में वो कैसे भरते हैं, उनके मतलब नहीं एनर्जी लेवल पे के पे कैसे भर रहे हैं, एल पे कैसे भर रहे हैं, एम पे कैसे भर रहे हैं और एन पे कैसे भर रहे हैं, ठीक। तो आगे हम लोग, अब यहां तक बात खत्म हो गई, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, एटम को मतलब एटम के अंदर कैसे क्या चीजें प्रेजेंट है वो भी हम लोग ने देख लिया है। इसी के बाद हम लोग की कहानी और बढ़ती है और फिर प्रोटॉन की बात होती है, न्यूट्रॉन की बात होती है, फिर हम लोग कहते हैं कि भैया प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और न्यूट्रॉन भी हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, उसका भी मास आता है, चार्ज आता है तीनों का, ठीक है। तो फिर हम लोग कंक्लूड करते हैं एट लास्ट की सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे 3 होते हैं मेनली, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी ऑर्बिट्स में घूम रहा है, उनकी जो ऑर्बिट की एनर्जी है और रेडियस है वो फिक्स्ड है, ठीक। तो इसके बाद हम लोग कंक्लूड करते हैं एट लास्ट। कंक्लूड ये है कि
हम लोग ये कहेंगे कि भैया हमारे पास तीन चीज है मेनली, ठीक। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हमको याद रखना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स तीन है, ठीक। पहला तो है हमारा इलेक्ट्रॉन, हमारा है पहला क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है हमारा भैया एब्सोल्यूट चार्ज, मतलब एग्जैक्ट जो चार्ज आया है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ये होता है हमारा एब्सोल्यूट चार्ज। रिलेटिव चार्ज क्या होता है कि हम लोग -1 ले लेते हैं रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज का सर क्या मतलब है कि भैया हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन, ये सब चीजें तमाम तरीके की बातें लिखते हैं। अब इतना लंबा लिखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो यार बढ़िया थोड़ी नहीं लगेगा, और इसलिए हम लोग रिलेटिव लिख देते हैं जो कि होता है -1। ये ध्यान रखना कि भैया इसमें जो इसकी यूनिट होती है वो कूलम होती है, लेकिन रिलेटिव चार्ज की कोई यूनिट नहीं होती। रिलेटिव का मतलब ही है कि हम किसी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक। तो हमने इलेक्ट्रॉन की जो पूरी चार्ज है, इस पूरी को वैल्यू हमने मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हमने 1 रखा है, इस पूरे वैल्यू को 1 रख दिया है और इस नेगेटिव को नेगेटिव लिख दिया। अगर हमसे कोई कहे कि भैया कहीं पे कोई कहे कि मान लो ये -2 चार्ज है, -2 चार्ज है किसी एटम पे, ठीक, तो -2 का क्या मतलब हुआ कि -2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। तो -2 का मतलब हुआ कि -1.6 एब्सोल्यूट चार्ज ये होगा, तो -2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई कहे कि भैया -8 चार्ज है, तो -8 को हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि माइनस तो पहले से ही लगा है, दोबारा माइनस मत लगा देना, ठीक। अब बात करते हैं मास की। तो इसका जो वजन आया था वो क्या आया था, मास आया था हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक। इसका जो वजन आया था 9.1, दशमलव थोड़ा बड़ा कर दें क्या, दशमलव 10⁻31 kg, ठीक। चार्ज जो इसका रहेगा वो होगा नेगेटिव, ठीक। चार्ज जो होगा वो होगा नेगेटिव। तो ये चीज हमको मेनली याद रखनी है, इसका चार्ज, इसकी मैग्नीट्यूड क्या वैल्यू है, रिलेटिव चार्ज क्या है, इसका मास क्या है, और उसका जो है वो है। जैसे एब्सोल्यूट मास हमारा ये आया, वैसे हमारा रिलेटिव मास भी होता है, ठीक। तो हम लोग रिलेटिव मास में हम लोग जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लेते हैं वो 0 लेते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा छोटा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास कंपेरेटिवली कि इसको हम लोग कह देते हैं भैया 0 है, नेग्लिजिबल है। अब यार एक तराजू बड़ा सा है, ठीक, उसमें एक जगह रखो हाथी, एक छोटा सा रख दो चूहा, तो जो हाथी और चूहा का वजन आएगा, चूहा हटा के भी तो वही लगभग वजन आएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि रिलेटिव मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का, रिलेटिव मास जो होता है वो होता है, मतलब हम लगभग 0 ले लेते हैं, ठीक, मतलब 0 हम लेके चलेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि मास जो होता है एटम का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई मास नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में इतनी चर्चा है, इसको कर लो नोट, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी देखते हैं। नेक्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल हमारा प्रोटॉन है। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वही इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, बट वो पॉजिटिव में होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और पॉजिटिव में होगा, ठीक। रिलेटिव चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन का होता है -1, प्रोटॉन का हो जाएगा +1, ठीक। नेक्स्ट, अगर मान लो यार पॉजिटिव कहीं +2 लिखा है, ये भी यूनिटलेस होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर +2 लिखा है तो हम प्लस को 2 से इंटू कर देंगे, किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, अगर उसका हमको एब्सोल्यूट चार्ज निकालना है। कहीं में मान लो दिया है कि भैया कोई एटम है उस पे पॉजिटिव पे हमारा है +5, ठीक, +5 चार्ज है, रिलेटिव चार्ज +5 है, यूनिटलेस होगा, तो उसका कहोगे भैया एब्सोल्यूट चार्ज निकालो, तो +5 मत लिख के आना, +5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो यूनिट याद रखना कूलम होती है। नेक्स्ट हमारा हो गया, ठीक है, चार्ज जो हमारा होगा पॉजिटिव में होगा, प्लस में होगा, और जो उसका मास होता है, मास जो प्रोटॉन का होता है वो होता है, इसको लिखेंगे ध्यान से
कि जो हमारा ये मास होता है, क्या होता है वो मास, तो मास हमारा होता है भैया 1.672 इंटू 10⁻⁻, वहां पे क्या था -31 kg था, यहाँ पे -27 है। ठीक, ये ध्यान रखना कि भैया 10⁻⁻27 kg है। तो अब बताओ -27 कहाँ और कहाँ -31, 28, 29, 30, 31, 1000 का, अरे 10,000 का डिफरेंस आ रहा है, समझ रहे हो, इसीलिए हम उसको जो है निग्लेक्ट करते हैं। तो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg है। ध्यान रखना भैया kg है, ग्राम नहीं है, अगर ग्राम में लिखेंगे तो -24 हो जाएगा ना। और हम लोग इसका जो रिलेटिव मास, मतलब अब जैसे ये है तो रिलेटिव मास हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन क्या लेते हैं रिलेटिव मास हम लोग ले लेते हैं लगभग 1 के बराबर, तो कह देते हैं भैया रिलेटिव मास हमारा है 1। ठीक, तो मास ऑफ प्रोटॉन इसलिए बता रहे हैं रिलेटिव मास, क्योंकि यही अभी आगे चल के हमारा जो एटॉमिक मास और ये सब चीजें होती हैं वो रहेंगी। तो इसको कर लो नोट, फिर न्यूट्रॉन की थोड़ी चर्चा, फिर खत्म। लास्ट हमारा थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल है, वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक जी ने। ठीक है, न्यूट्रॉन लिख देते हैं बाय जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक जी ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी और देखा कि भैया न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस हमारा है, इसमें जो है न्यूट्रॉन है, कुछ प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा एनर्जी लेवल पे, फिक्स्ड एनर्जी लेवल पे घूमता रहता है, अपना चक्कर काटता रहता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जो होता है इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0, कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है। ठीक है, चार्जलेस। इसका जो मास होता है, इसका वजन, वो क्या होता है, वो होता है 1.674। मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है वो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.672। मास ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है वो 1.674, समझ रहे हो, और उसके पहले लगी है कई जीरो, 10⁻⁻27 kg है। तो ठीक है यार, तो हम इसलिए कहते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है लगभग एकदम एक समान है, बराबर है, कोई उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। उसका जो हम रिलेटिव मास लेते हैं, अब जब प्रोटॉन का रिलेटिव मास 1 लिए हैं तो इसका भी रिलेटिव मास हम लोग 1 ले लेते हैं। रिलेटिव मास का मतलब समझे कि क्या है। ठीक, रिलेटिव मास हम लोग ले लेंगे 1। अब कोई कहे कि कोई हमारा एटम है, ठीक, उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। क्या क्या है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, और उसके बाहर 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक, मान लो यही को कि इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 बना दे। मान लो यार कि हमारा न्यूक्लियस है। ठीक, न्यूक्लियस के अंदर हमारे होंगे मान लो 2 प्रोटॉन होंगे, मतलब 3 प्रोटॉन है 3 न्यूट्रॉन है। ठीक, क्या क्या है, 3 प्रोटॉन है 3 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भी मान लो 3 है, तो इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 3 जब प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि हमारा एटम जो होता है न्यूट्रल होता है। और 3 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कैसे फिल होंगे, हमने अभी बताया कि भैया बोहर चाचा ने कहा था कि फर्स्ट जो शेल होगा उसमें भैया 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, तो इसमें हम मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, अपना घूम टहलना, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया, इलेक्ट्रॉन एक ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन, ये मान लो ऐसे शेल पे, यहाँ पे ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन भी है, 3 इलेक्ट्रॉन भी है। आपसे कहा जाए इस एटम का जो वजन है वो क्या है, तो हम लिख देंगे कि भैया मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम वो क्या हो जाएगा, 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन का जो वजन होगा उनको हम ऐड कर देंगे। हमको एक प्रोटॉन का पता है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक न्यूट्रॉन का पता है 3 से मल्टीप्लाई कर, एक इलेक्ट्रॉन का पता है तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है तो इलेक्ट्रॉन को हम हटा देते हैं, और हम कहते हैं कि भैया मास ऑफ जो प्रोटॉन है वो जो है लगभग मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होता है,
और ये जो है बहुत ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो हम लोग कहते थे कि मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग लगभग बराबर है, तो 3 + 3 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम 6 × 1 कर देंगे, तो 6 AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, यूनिफाइड मास होता है। ये सब बातें हम बाद में कर देंगे। तो यहां तक हम लोग की बात हुई कि कैसे इलेक्ट्रॉन की और न्यूक्लियस की सब चीजों की खोज हुई, सब लोगों ने अपना अपना एटॉमिक मॉडल दिया, और फाइनली हम लोग की कंक्लूजन निकला कि भैया जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हमारा एटम होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है फिक्स्ड एनर्जी लेवल शेल या फिर ऑर्बिट में वो घूमता रहता है, ठीक है। और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के हम लोगों ने मास देखा, उनका चार्ज देखा, उनका क्या मैग्नीट्यूड है, रिलेटिव चार्ज, रिलेटिव मास कैसे क्या होता है, वो सब चीज देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि उनका हम लोग मास है, बाकी चीजें कैसे क्या निकालते हैं। तो दैट्स इट, और यहीं तक हम लोग सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सो कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।